इन सब वजहों से ये बिल यानी कि फॉक्स इंडिया जो बिल था 1783 का वो पास नहीं हो पाता है और लॉर्ड नॉर्थ और उनकी सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ये पहला मौका है जब भारतीय किसी क्वेश्चन पर, भारत के किसी मैटर पर इंग्लैंड की सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ा। एक में पेशवा 1801 में बड़ौदा के यशवंत राव होलकर के भाई विट्ठू जी होलकर की सिंधिया के साथ मिलकर हत्या करवा देता है। इसी वेलोर के किले में टीपू सुल्तान का परिवार भी नजरबंद था और ये माना जाता है, थ्योरी ये भी है कि उन्होंने भी विद्रोह को भड़काने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, कई सारे लोगों को मार दिया, किले पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये वेल्लोर म्यूटिनी थी। तो वैसे तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो अलेक्जेंडर रीड ने की थी 1792 में, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक मद्रास में थॉमस मुनरो को ही माना जाता है। नमस्कार, यूपी विशेष प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ लोगों के लिए टाइमलाइन को ध्यान में रखना एक बड़ी समस्या होती है। कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है, एक घटना एक दूसरे से क्या संबंध है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसमें बुक्स का भी बड़ा योगदान है क्योंकि उनमें भी चीजों को टाइमलाइन में नहीं बल्कि टॉपिक वाइज दे के रखा रहता है। एक ही समय में पैरेलल में कई सारी घटनाएं चलती रहती हैं जो और कंफ्यूज करने लगती हैं। एग्जाम में भी टाइमलाइन पर बेस कई सवाल हर बार आते हैं, इसलिए इसे समझना जरूरी है। टाइमलाइन हमें जरूर क्लियर होनी चाहिए और टाइमलाइन क्लियर रहेगी तभी हम सीक्वेंस वाले और मैचिंग वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकेंगे। इस सीरीज में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की 1498 से 1947 तक की टाइमलाइन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में 1498 में वास्को डी गामा के आने से लेकर 1780 टू 1784 तक चली एंग्लो मैसूर वॉर तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग 1784 से लेकर 1857 तक के पीरियड को कवर करेंगे। तो हम लोगों ने पिछली जो वीडियो थी उसमें 1780 1784 में हुए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर तक कवर किया था और आज हम लोग आगे चलते हैं और 1784 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के खत्म होने के साथ ही एक और घटना हुई थी और वो थी पिट्स इंडिया एक्ट का आना। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने का काम किया था। अब इस एक्ट में कुछ कमियां भी थी जिन्हें दूर करना जरूरी था, जिनमें से कुछ को तो 1781 के अमेंडिंग एक्ट से ठीक कर दिया गया था। इस अमेंडिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर भी चल रहा था, जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और जिनका नाम एडम स्मिथ था, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और वो मुक्त बाजार यानी कि फ्री मार्केट के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे थे। फ्री मार्केट का कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो एडम स्मिथ ने रेगुलेटिंग एक्ट का भी विरोध किया था और ये कहा था कि सरकार को कंपनी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इसी बीच 1783 में कंपनी फिर से अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार के पास पैसा मांगने पहुंच जाती है। इस पर एक कहा जाता है कि कंपनी की सहायता के साथ साथ उसका सुधार भी जरूरी है और ये दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। ये जो समय है, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार यहाँ पर चल रही थी। तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स ने इसके लिए 1783 में एक बिल पेश किया जिसका नाम फॉक्स इंडिया बिल 1783 था। लेकिन उस समय के जो ब्रिटिश किंग थे, ब्रिटिश राजा थे जॉर्ज थ्री, और फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ के बीच में कुछ मतभेद हो गया, यानी कि सरकार और किंग के बीच में कुछ मतभेद हो गया और जॉर्ज थ्री ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने एक पत्र में यहां तक कहा, संसद को लिखे गए पत्र में, कि जो भी इस बिल के फेवर में वोट करेगा वो मेरा दुश्मन समझा जाएगा। इन सब वजहों से ये बिल यानी कि फॉक्स इंडिया जो बिल था 1983 का, वो 1783 का, वो पास नहीं हो पाता है और लॉर्ड नॉर्थ और उनकी सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, यानी कि नॉर्थ फॉक्स सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ये पहला मौका है जब भारतीय किसी क्वेश्चन पर, भारत के किसी मैटर पर इंग्लैंड की सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ा। इसके बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनता है विलियम पिट। विलियम पिट ब्रिटेन की सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री था, जो कि 24 साल की उम्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था और क्योंकि ये सबसे कम, सबसे यंग एज में प्रधानमंत्री बना था, इसलिए इसको पिट द यंगर के नाम से भी जाना जाता है। विलियम पिट अब फॉक्स इंडिया बिल में थोड़े से अमेंडमेंट, थोड़े से सुधार के बाद 1784 में नए रूप में इसी बिल को पेश करते हैं जो पास भी हो जाता है और इसी एक्ट को
पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। कंपनी का कामकाज उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे। इस एक्ट में कंपनी की पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि इस एक्ट के पहले कंपनी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी एज वेल एज जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी, ये सारा जो भी मैनेजमेंट था, ये सारा जो भी चीजें थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे। लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल पावर्स को छीन लिया गया और उसके लिए एक 6 मेंबर्स वाली एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पर कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखेगा। यानी कि अब दो बॉडीज हो गई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल एक्टिविटीज देखेगा और दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखेगा। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बातें मानना भी कंपलसरी कर दिया गया। अब यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में कई सारी चीजें हुई, जैसे बंबई और मद्रास का जो गवर्नर था वो पूरी तरीके से अब गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, उसके सबॉर्डिनेट कर दिए गए। साथ ही साथ भारत में गवर्नर जनरल के लिए एक काउंसिल जो बनी हुई थी और जिसमें 4 सदस्य थे पहले, वहां पर अब सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। और इन 3 में से एक जो स्थान है वो मुख्य सेनापति यानी कि चीफ कमांडर के लिए अलॉट कर दिया गया। साथ ही साथ भारत में कंपनी के अंडर जितने भी देश, जितने भी इलाके थे, जितने भी एरियाज थे, टेरिटरीज थे, उनका पहली बार उनको नया नाम दिया गया, उनको कहा गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक। इसके अलावा मद्रास और बंबई के गवर्नरों की हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए 3 3 सदस्यीय परिषदों का यानी कि काउंसिल्स का गठन किया गया। देसी राजाओं यानी कि जो लोकल किंग्स थे इंडिया के, उनसे युद्ध और संधि से पहले ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को अब कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। इसके अलावा भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट भी किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। ये इसकी मुख्य बातें थी। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल को उसने और मजबूत किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। फिर हमारे पास जो अगला है वो 1790-92 में होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। हम लोगों ने पहली और दूसरी एंग्लो मैसूर वार देखी थी। इसके पहले हम लोगों ने 1766 1769 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई थी और 1780 से 84 तक दूसरी एंग्लो मैसूर वार हो चुकी थी। और हम लोगों ने देखा था कि जो दूसरी एंग्लो मैसूर वार है उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था और टीपू सुल्तान ने लिटरली उसमें अपनी शर्तों को डिक्टेट किया था। और मैंने भी बताया था कि ये पहला मौका था जब किसी भारतीय राजा ने अपने हिसाब से अंग्रेजों को ट्रीटी करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है। तो इस वजह से जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी यानी कि जो मैंगलोर की संधि थी, इसको अंग्रेज अपने लिए बहुत अपमानजनक मान रहे थे, बहुत शेमफुल मान रहे थे और इसका बदला लेने के लिए वो उतावले थे। साथ ही उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो भी अपनी बहादुरी, अपनी मिलिट्री एबिलिटी को दिखाने के लिए उत्सुक था। इस तीसरी एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की हार होती है और उसे बहुत ही अपमानजनक संधि करने के लिए, बहुत ही अपमानजनक ट्रीटी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये संधि जिसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है, उसमें टीपू ने 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को वार कंपनसेशन के रूप में देने पड़े, जिसमें से आधे तो उसने तुरंत दे दिए, लेकिन जो बाकी आधा था उसने उसको बाद में देने को कहा कि अभी है नहीं, मैं बाद में दे दूंगा। तो इस पर अंग्रेजों ने उसके साथ एक और अपमानजनक व्यवहार किया और इस 1.5 करोड़ रुपए के बदले में उसके 2 बेटों को अपने पास जमानत के रूप में रख लिया और कहा कि जब बाकी पैसा हमको दे दोगे तब इन्हें यहां से ले जाना, तब तक ये अंग्रेजों के पास रहेंगे। ये एक राजा के लिए, एक शासक के लिए बड़ी अपमानजनक बात थी। इसके अलावा आधे मैसूर को भी टीपू से छीन लिया गया, जिसे अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने आपस में बांट लिया। इस ट्रीटी के बाद कॉर्नवालिस ने अपने पिता को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि हमने अपने दोस्तों को मजबूर किए बिना अपने दुश्मन को तबाह कर दिया। ये बहुत मशहूर उसका एक कोट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया कि किसने कहा था और किस घटना के बाद कहा था। अंग्रेजी में अगर देखें तो उसने लिखा था कि वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर एनिमीज विदाउट स्ट्रेंथनिंग आवर फ्रेंड्स। तो ये एंग्लो मैसूर वार थी, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से इसका अंत होता है। 1790 से 1792 के बीच में चली थी। इसके ठीक बाद 1793 में, क्योंकि अभी कॉर्नवालिस है और कॉर्नवालिस एक नई चीज यहाँ पर लेके आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, भू राजस्व व्यवस्था में परमानेंट सेटलमेंट को वो इंट्रोड्यूस करता है। इसी को स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी
बंदोबस्त भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त इसी को कहा जाता है, इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या था परमानेंट सेटलमेंट 1793 का? ये एक प्रकार का जमींदारी सिस्टम था जिसे कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 से पहले कॉर्नवालिस ने 1789 से 1790 के बीच में, 1789 से 1790 के बीच में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने से पहले 10 ईयर सेटलमेंट के लिए, यानी कि 10 वर्षीय बंदोबस्त के लिए कानून बनाया था, और बाद में इसी को 22 मार्च 1793 में परमानेंट यानी कि स्थायी कर दिया। इसमें होता क्या था कि इसके अंतर्गत जमींदारों को और उनके जो भी वंशानुगत उत्तराधिकारी होते थे उनके लिए लगान की दर को फिक्स कर दिया गया था, जिसे बदला नहीं जा सकता था, और जब तक जमींदार और उनके उत्तराधिकारी उस लगान को चुकाते रहेंगे तब तक वो जमीन उनके पास रहेगी, उसको वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही उनसे छीना जा सकेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से जमींदारों को जमीन पर मालिकाना हक जैसा ही दे दिया गया था, और वो इस जमीन को, क्योंकि मालिकाना हक जैसी व्यवस्था हो गई थी, जब तक आप लगान देते रहेंगे वसूल कर करके, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं करेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे, तब तक जमीन पर आप मालिक जैसे ही रहेंगे, और एक मालिक को जो भी अधिकार होंगे वो उस जमींदार को, उस जमींदार को जमीन पर भी थे। वो जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, और किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर भी करवा सकता था। अब यहाँ पर एक बात ये भी थी कि अगर जमींदार लगान को समय से नहीं जमा कर पाता है, कम जमा कर पाता है या नहीं जमा कर पाता है, तो उसकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। खैर, जमींदार किसानों से जितना भी लगान वसूलते थे या वसूलेंगे, उसमें से उन्हें 1/11 1/11 जो था वो जमींदार को अपने पास रखना होता था, और जो 10/11 था वो किसके पास जमा करना पड़ता था? कंपनी के पास जमा करना पड़ता था। तो जितना भी लगान वसूला गया उसका 1/11 जमींदार अपने पास रखता था, अपनी मेहनत के लिए, अपनी सर्विस के लिए उसको दे दिया जाता था, और 10/11 सरकार के पास यानी कि कंपनी के पास वो जमा करवाता था। अगर कभी फसल खराब हो जाती या किसी और कारण से जमींदार लगान वसूल नहीं कर पाता पूरा, या पूरा लगान जमा नहीं कर पाता था, तो जैसा मैंने बताया, तो इस केस में उसकी जमींदारी उससे छीन कर नीलाम की जा सकती थी। और इसके लिए 1794 में कानून भी बनाया गया था, जिसमें यह कहा था कि लगान जमा करने की जो भी तारीख है आखिरी, उस तारीख को सनसेट तक यानी कि सूर्यास्त तक अगर जमींदार लगान जमा नहीं करेगा तो उसको और बिल्कुल गुंजाइश नहीं दी जाएगी, और उसकी जमींदारी उसी समय छीनकर नीलाम कर दी जाएगी। तो सनसेट तक लगान जमा करने की कंपल्शन के कारण ही ये जो 1794 का कानून है, इस कानून को सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब लगान देने की कंपल्शन के कारण जो अधिकतर जमींदार थे उन्होंने केवल लगान वसूलने पर ध्यान दिया, क्योंकि उनके सर पर भी तलवार लटक रही थी कि वो लगान नहीं वसूलेंगे, समय पर नहीं जमा करेंगे, पूरा नहीं जमा करेंगे तो उनकी खुद की जमींदारी चली जाएगी। तो उनका मेजर जो स्ट्रेस था और जो एम्फेसिस था वो केवल लगान वसूलने पर रहा, ना तो उन्होंने भूमि सुधार पर ध्यान दिया और ना ही किसानों के वेलफेयर वगैरह पर ध्यान दिया। और क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किसानों से लगान किसी ना किसी तरीके से वसूला जाए, तो इससे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी इस परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक, तो ये तो परमानेंट सेटलमेंट था। अभी हम लोग आज ही रैयतवाड़ी और महलवाड़ी भी पढ़ेंगे, तब इनका हम आपस में क्या बदलाव था, कहाँ कहाँ लागू था, तो उसको देख लेंगे। फिर 1799 आ जाता है। 1799 में एक और इम्पोर्टेंट वार होती है, उसको हम लोग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के नाम से जानते हैं। इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब इसके पहले हम लोगों ने तीसरा एंग्लो मैसूर वार अभी देखा, और इस तीसरे एंग्लो मैसूर वार में टीपू, क्योंकि उसको श्रीरंगपट्टनम की एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, ट्रीटी करनी पड़ी थी, और एक बाप के लिए और एक राजा के लिए ये बड़ा अपमानजनक है कि उसके बेटों को अंग्रेज अपने पास रख लें और ये कहें कि जब बाकी पैसा दे जाओगे तो अपने बेटों को ले जाना। तो वो बहुत डिससेटिस्फाइड था और वो अपने उस अपमान का बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत सारी कोशिशें करी, उसने फ्रांस, तुर्की, अरब से भी मदद मांगी। उसने अंग्रेजों के खिलाफ सहायता के लिए फ्रांसीसी क्रांति के हीरो नेपोलियन बोनापार्ट को लेटर लिखा। फ्रांस और जो इंग्लैंड है इनके बीच का जो टसल है वो हम सभी जानते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कर्नाटक वास में कि इनके बीच में कितनी एनिमिटी रहती है।
और नेपोलियन बोनापार्ट तो इनके खिलाफ था ही, और जहां जहां ये लोग थे वहां वहां जाकर वो जीतता चला जा रहा था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति के हीरो नेपोलियन बोनापार्ट को इसने पत्र लिखा और मदद के लिए कहा, तो उसके जवाब में नेपोलियन ने भी लेटर लिखा टीपू सुल्तान को। लेकिन नेपोलियन का ये जो जवाबी लेटर था, ये किसी तरीके से अंग्रेजों के हाथ लग गया। अब क्योंकि नेपोलियन उस समय इजिप्ट यानी कि मिस्र में रेड सी यानी कि लाल सागर तक आ गया था, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अगर टीपू सुल्तान को नेपोलियन का साथ मिल गया तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अब उन्होंने मामले को फाइनल करने का विचार बना लिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली था। उसने पहले तो टीपू से ये कहा कि वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ले और सारा मामला हम खत्म मान लेंगे। लेकिन टीपू ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो हमेशा ये कहा करता था कि एक दिन शेर की तरह जीना 100 दिन भेड़ की तरह जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो वो झुका नहीं, ना ही उसने सहायक संधि करी, और जब सहायक संधि नहीं करी, अंग्रेजों की बात उसने नहीं मानी, तो अब यहाँ पर जो वार थी, जो युद्ध था, वो इनएविटेबल हो गया। वो निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा। और रिचर्ड वेलेजली का जो भाई था, आर्थर वेलेजली, नाम ध्यान रखिएगा, रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल है और आर्थर वेलेजली जो है उसके हाथ में सेना की कमान है, जिसने अब चौथे एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। और 1799 में हुए इस युद्ध में जब टीपू लड़ते 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 श्रीरंगपट्टनम के किले से बाहर आ गया, तो अब अंग्रेज जो है वो गद्दारों और गद्दारी के लिए बड़े मशहूर हैं। वो जिससे भी लड़ते थे पहले उसके यहाँ गद्दारों को ढूंढते थे और उनको अपनी तरफ मिला लेते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसका साजिश का जाल रचा था, और 5 लोगों ने यहाँ पर टीपू सुल्तान से गद्दारी करी, जिनमें पहला नाम है मीर सादिक का, दूसरा नाम है सैयद साहब का, तीसरा है कमरुद्दीन, चौथा है मीर नदीम। ये सब उसकी सेना के सेनापति और सेना नायक थे, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे सेना में। इसके अलावा टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली का एक बहुत विश्वस्त मंत्री था जिसका नाम था पूर्णैया पंडित। ये भी अंग्रेजों से मिल गया, और जब टीपू सुल्तान लड़ते हुए बाहर आ गया तो उन्होंने किले का दरवाजा अंदर से बंद करवा लिया, जिससे टीपू अंदर नहीं आ पाया लौट के, और अंग्रेजों ने उसे घेर कर मार दिया। अब यहाँ पर अंग्रेज इतना टीपू सुल्तान से डरते थे कि उसके मरने के बाद भी जब तक ये शिनाख्त नहीं हो गई कि ये मरा हुआ इंसान टीपू सुल्तान ही है, तब तक उनकी हिम्मत नहीं हुई उस लाश के पास आने की। तो आर्थर वेलेजली ने 1799 में टीपू सुल्तान को हराया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। और यही आर्थर वेलेजली था जिसने आगे चलकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को भी हराया। टीपू की मौत के बाद अब आधे से ज्यादा मैसूर को अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया, और बचे हुए भाग के लिए जो ओरिजिनल शासन था, जिसके बिहाफ पर हैदर अली यहाँ पर शासन कर रहा था और टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था, उस ओरिजिनल वॉडियार वंश के 5 साल के एक छोटे बच्चे जिसका नाम था मुम्माद कृष्ण राजा वॉडियार, उसको मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया और उसके साथ सहायक संधि कर ली। तो अब मैसूर के साथ भी सहायक संधि हो गई, लेकिन जो गद्दी पर बैठा है वो 5 साल का बच्चा है। तो जो गद्दारी जिसने करी थी टीपू सुल्तान के साथ, पूर्णैया पंडित, उसको इस बच्चे का संरक्षक बना दिया गया और मैसूर का दीवान नियुक्त कर दिया गया, और ये कहा गया कि जब तक ये 18 वर्ष का नहीं होगा तब तक आप इसके लिए लॉयल बने रहेंगे। तो इस तरीके से अब जो मैसूर है वो भी अंग्रेजों के हाथ में आ गया, और एक और चुनौती अंग्रेजों के सामने खत्म हो गई। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में खत्म होती है, और इसके बाद 1803-1805 में शुरू होती है सेकंड एंग्लो मराठा वार, यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध का समय है 1803 से लेके 1805। हम लोगों ने देखा था कि पहली वाली जो एंग्लो मराठा वार थी वो रघुनाथ राव राघोबा भाग कर जब जाता है तो उसके लिए हुई थी वहां पर अंग्रेजों के इंटरफेरेंस की वजह से। लेकिन 1803 1805 में हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो को समझने की जरूरत है। इस समय अंग्रेजों ने अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट टीपू सुल्तान को अभी अभी खत्म किया है 1799 में, और अब उनके सामने मराठों को छोड़कर कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो उनको चुनौती दे सके। हाँ, मराठे भी अब उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में उनकी कमर तोड़ चुका है। लेकिन मरा उसके बाद कुछ ऐसे पेशवा हुए जिन्होंने उसको दोबारा से खड़े करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर ये थे 1761 के पहले। इसके अलावा उनमें आपस में भी कलह चल रही है। मराठा जो साम्राज्य है मराठा कन्फेडरेशन में बदल चुका है।
हालांकि अभी सिख भी आएंगे, लेकिन इस समय 1803 के आसपास सिख उभरे नहीं है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह अभी बस 2 साल पहले 1801 में ही अपनी गद्दी पर बैठे हैं, तो वह भी इतनी बड़ी चुनौती अंग्रेजों के लिए नहीं है। लेकिन आगे चलकर जब वो चुनौती बनना शुरू होंगे तो अंग्रेज उनका भी इंतजाम कर देंगे, लेकिन अभी वो प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि जो पहली एंग्लो मराठा वार थी उसमें अंग्रेजों ने 40 दिन की उम्र में गद्दी पर बैठने वाले पेशवा माधवराव दो को पेशवा एक्सेप्ट कर लिया था, जिनके नाम पर नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 भाई नाम की एक समिति बनाई गई थी और शासन कर रही थी। रघुनाथ राव को पेंशन देकर किनारे बैठा दिया गया था। अब यहाँ पर जो सलवाई की संधि थी यह 17 मई 1782 में हुई थी, सेकंड एंग्लो मराठा वार में। इसी बीच 1800 में नाना फडणवीस, जिन्होंने कलह के बावजूद मराठा नेताओं को बांध कर रखने में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी 1800 में मौत हो जाती है। नाना फडणवीस की मौत के बाद मराठा संघ में कलह और बढ़ जाती, क्योंकि इनको संभाल के रखने वाला जो एक नेता था वो चला जाता है। यहाँ पर मराठा संघ जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब यह है कि जो मराठा साम्राज्य है 5 कन्फेडरेशन में बट गया है, 5 इलाकों में बट गया है, और हर इलाके का एक लीडर है। यहाँ पर बड़ौदा में गायकवाड़ है, ग्वालियर में सिंधिया है, इंदौर में होलकर है, नागपुर में भोसले हैं, पूना में पेशवा है। मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली रिवीजन के पर्पज से है। आपके पास जो शीट्स हैं या आपने पहले से पढ़ा तो आपको सब चीजें पता होंगी, केवल मैं रिवीजन के पर्पज से यहाँ पर ये सब चीजें डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि टाइम डन केवल एक फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए। तो बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले और पूना में पेशवा है। अब इनके बीच में कलह है, इस कलह में कई झड़पें होती हैं, जिनमें से एक में पेशवा 1801 में बड़ौदा के यशवंत राव होलकर के भाई विट्ठू जी होलकर की सिंधिया के साथ मिलकर हत्या करवा देता है। होलकर अब इसका बदला लेने के लिए दिवाली के दिन इन दोनों की संयुक्त सेना यानी कि पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना पर हमला करता है और दोनों को की ज्वाइंट फोर्सेस को युद्ध में हरा देता है। पेशवा अपनी जान बचाकर भागता है और अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलजली के पास जाकर मदद मांगता है। वेलजली अपनी सहायक संधि के लिए मशहूर है। वेलजली मौके का फायदा उठाकर उससे कहता है हम तुम्हारी मदद तो करेंगे, लेकिन तुम्हें बदले में हमारे साथ सहायक संधि करनी होगी। तो वो इनके साथ भशीण की संधि के नाम से जाने जाने वाली सहायक संधि कर लेता है, जो कब होती है? 31 दिसंबर 1802 में, ट्रीटी ऑफ भसीन, जो कैसी है? एक तरीके की सब्सिडरी अलायंस है, और ये किसके साथ हो रही है? ये हो रही है पेशवा के साथ। तो 31 दिसंबर 1802 में भसीन की संधि होती है, जो पेशवा बाजीराव दो और वेलजिली के बीच 31 दिसंबर 1802 को हो जाती है। पेशवा जो अभी भी, कलह कितनी भी हो, लेकिन पेशवा अभी भी पूरे मराठा साम्राज्य का एक लीडर है, भले ही वो नॉमिनल लीडर है। तो वो अभी भी एक तरह के तरीके से मराठा संघ का प्रमुख है। उसके द्वारा सहायक संधि कर लेने से बाकी मराठा जो चीफ हैं वो और नाराज हो जाते हैं। पेशवा की तरफ से अब अंग्रेजों का भी इन्वॉल्वमेंट है, और इस तरीके से शुरू हो जाती है दूसरी एंग्लो मराठा वार। इस वार की शुरुआत बसींट की संधि से, जो कि एक सहायक संधि थी, उससे होती है। और इस पूरे युद्ध के दौरान 3 और संधियां होती हैं, जिनमें से पहली है, पहले तो बसींट की संधि है, इसके अलावा होती है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि जो है वो 17 दिसंबर 1803 या सीधे से बोले 1803 में होती है, और ये अंग्रेज करते हैं भोंसले के साथ। ठीक। इसके अलावा फिर अगली जो संधि होती है वो होती है सुरजी अंजनगांव की। सुरजी अंजनगांव की संधि ये सिंधिया के साथ करते हैं। ठीक। और फिर होती है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि 1805 में होती है होलकर के साथ। ये होलकर के साथ जो संधि है, इसको छोड़ के बाकी सभी संधियां कैसी हैं? सब्सिडरी अलायंस हैं। होलकर इनको कड़ी टक्कर देता है और सब्सिडरी अलायंस नहीं करता यहाँ पर अभी, लेकिन आगे चलकर ये भी करेगा, अभी नहीं कर रहा है। तो ये संधियां हमारे पास होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहली 3 संधियां हैं, जो बसीन की संधि है, जो देवगांव की संधि और जो सुरजी अंजनगांव की संधि है, ये संधियां ये लोग करते हैं वेलेजली के साथ। और जब ये 1805 में राजपुर घाट की संधि होती तो इसमें वेलेजली वापस जा चुका है, और इस समय जो गवर्नर जनरल है वो है जॉर्ज बार्लो।
तो ये राजपुर घाट की संधि जो होलकर के साथ होती है, जॉर्ज बार्लो के साथ की जाती है। 1806 में हमारी एक म्यूटनी होती है, एक विद्रोह होता है, जो बेसिकली अगर तारीख देखें तो वो होता है जुलाई 1806 को। यहाँ ये वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ। इसको अगर देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साउथ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री म्यूटनी यानी कि सैन्य विद्रोह था। ये मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी के वेल्लोर किले में तैनात भारतीय सिपाहियों ने शुरू किया था। यहाँ पर इससे कई सारी वजह हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि यहाँ पर कंपनी ने सिपाहियों के लिए एक नया नियम लागू किया। वो अपने वेतन वगैरह की वजह से पहले ही डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि उस समय भी अंग्रेज सिपाहियों और भारतीय सिपाहियों के बीच में वेतन में और बाकी चीजों में बड़ी जो था वो अंतर था, डिस्क्रिमिनेशन था। यहाँ पर एक चीज और हो जाती है कि कंपनी जो है वो सिपाहियों के लिए नया नियम लागू कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो अपने ऊपर कोई भी धार्मिक पहचान नहीं लगाएंगे, यानी कि ना हिंदू कोई तिलक लगाएंगे, मुस्लिम जो है वो दाढ़ी नहीं रखेंगे और टोपी नहीं लगाएंगे, है ना। तो सिपाहियों को अपने माथे पर तिलक वगैरह लगाने, दाढ़ी वगैरह रखने से मना कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये सब नहीं लगाएंगे, लेकिन वो अपने सर पर एक गोल टोपी पहनेंगे। तो ये इसका इन्फ्लुएंस उन लोगों ने ये निकाला कि वो हमारे धर्म को हटाकर अपना ईसाई धर्म की परंपराएं हमारे ऊपर थोपने जा रहे हैं। और सिपाहियों ने अपने धर्म और परंपरा पर इसको एक हमले के रूप में माना। इसी वेल्लोर के किले में टीपू सुल्तान का परिवार भी नजरबंद था और ये माना जाता है, एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने भी विद्रोह को भड़काने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने सिपाहियों के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया और उन सिपाहियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। यहाँ पर 10 जुलाई 1806 एग्जैक्ट डेट अगर देखा जाए तो ये डेट है 10 जुलाई 1806 की सुबह को विद्रोही सिपाहियों ने वेल्लोर के किले पर हमला कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, कई सारे लोगों को मार दिया, किले पर कब्जा कर लिया। ठीक। और टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को, क्या नाम था, फतेह हैदर, जो टीपू सुल्तान का बेटा था और इसी किले में नजरबंद था, उसको अपना नेता घोषित कर दिया। ये वेल्लोर म्यूटिनी थी जो 1806 में हुई थी। वेल्लोर म्यूटिनी के बाद अगला इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है चार्टर एक्ट 1813 का आना। और इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये था कि यहाँ पर अंग्रेजों ने एजुकेशन यानी कि पढ़ाई वगैरह को प्रमोट करने के लिए फंड्स का अलोकेशन किया था। इसके बाद 1814-1816 में होती है एंग्लो नेपाल वॉर यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध। इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था भारत अपनी जो ज्योग्राफिकल, या भारत से मेरा मतलब है ब्रिटिश इंडिया, अपनी भौगोलिक सीमाओं के पार साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इसी वजह से अंग्रेजों का टकराव जो होता है वो नेपाल के साथ होता है। नेपाल के साथ विवाद के कारण 1814 में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है, जिसका अंत 1816 में हुई एक संधि से होता है जिसका नाम है सुगौली की संधि। ये सुगौली की संधि 1816 की है, लेकिन इस पर जो साइन हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर 1815 को। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हास्टिंग। अब इस संधि में होता क्या है, इस संधि के अनुसार जो नेपाल है वो अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार करता है। कुमाऊं और गढ़वाल जो आज उत्तराखंड का भाग है, ये इलाके उस समय नेपाल के पास थे और नेपाल ने ये इलाके अंग्रेजों को सौंप दिए और तराई एरिया पर भी उनका जो क्लेम था उस क्लेम को अपना वापस ले लिया। इन्हीं इलाकों को वापस लेने के लिए आज नेपाल में ग्रेटर नेपाल का जो मूवमेंट है वो चलता है और इसी वजह से नेपाल अक्सर अपने नक्शे में कई सारे भारतीय भागों को शामिल करके दिखाता है। नेपाल के पास सिक्किम भी उस समय था और उसने वो सिक्किम भी अंग्रेजों को सौंप दिया। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो इस सगौली की संधि का भाग थी। 1816 में जब एंग्लो नेपाल वार हो जाती है तो उसके ठीक बाद अंग्रेज इन्वॉल्व हो जाते हैं तीसरे एंग्लो मराठा वार में, जो कि चलती है 1817 से 1818 के बीच में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो एंग्लो नेपाल वार है इसमें भी लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आया। तो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये 1813 में भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आता है, 1813 में। नाम पे नहीं जाना है इसका, वॉरेन हेस्टिंग्स से कोई भी संबंध नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और ये लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, कोई भी इनके बीच में संबंध नहीं है।
अब ये जब लॉर्ड हेस्टिंग 1813 में भारत आता है, तो ये भारत में आने के बाद उन सभी एरियाज को, उन सभी टेरिटरीज को जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, उनको अब ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश साम्राज्य में बदलने का निर्णय लेता है। यहाँ पर उसके सामने दो चीजें एक बड़ी बाधा के रूप में आती हैं, जिनमें एक होते हैं पिंडारी और दूसरे होते हैं मराठा। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग अब पिंडारियों के खिलाफ अभियान शुरू करता है, और इस अभियान से जो मराठे हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि पिंडारी उनकी सहायता करते थे युद्ध वगैरह में। तो इससे मराठे असंतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वो मराठों में सिंधिया और पेशवा वगैरह पर और भी नई नई अपमानजनक संधियां करने के लिए जोर डालना शुरू कर देता है। अब ये जो अपमानजनक संधियां हैं, भले ही वो पहले से ही सब्सिडरी अलायंस में जुड़े हुए हों, लेकिन अब और ज्यादा अपमानजनक संधियों को वो करने को तैयार नहीं होते हैं, और जो पेशवा है वो संधि करने से मना कर देता है। और अब वो अंग्रेजों के चंगुल से निकलने के लिए एक आखिरी कोशिश करने का मन बना लेता है, और नवंबर 1817 को वो पूना की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर देता है। अंग्रेज भी रिटेलिएट करते हैं, और भोसले और होलकर की सेनाओं को हराने के बाद अंग्रेज जो हैं वो बैटल ऑफ कोरेगांव में पेशवा को डिसिजिवली हरा देते हैं। पेशवाशिप को अब यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, और पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेज होलकर के साथ मंदसौर की सहायक संधि कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो पिछला वाला वॉर था एंग्लो मराठा, उसमें होलकर के साथ संधि तो हुई थी राजपुर गांव की, लेकिन वो सब्सिडरी अलायंस नहीं थी। लेकिन अब होलकर के साथ भी मंदसौर की सब्सिडरी अलायंस कर ली जाती है थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद। और इसी के साथ अब मराठा चुनौती जो अंग्रेजों के सामने थी वो भी खत्म हो जाती है, और मोस्ट ऑफ इंडिया में अब अंग्रेजों का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ब्रिटिश डिफीट मराठास, गेनिंग कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया, और एंडेड मराठा डोमिनेंस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधिया ने तीसरे एंग्लो मराठा वार में पार्टिसिपेट नहीं किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने तीनों एंग्लो मराठा वार देखे हैं, उसमें कहीं भी गायकवाड़ का नाम नहीं आया है, यानी कि गायकवाड़ ने किसी भी एंग्लो मराठा वार में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, और अब 1820 में एक और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम है रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है प्रजा, और प्रजा यहाँ पर किससे संबंधित है? किसानों से। ठीक है। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। ये सिस्टम मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जमींदार को बीच से हटा दिया गया था, यानी कि जमींदार जो किसानों से लगान वसूलता था और सरकार को जमा करता था, और एक मीडिएटर का रोल प्ले करता था, तो ऐसे मीडिएटर या बिचौलिए को बीच से हटा दिया जाता है, जमींदार का रोल खत्म कर दिया जाता है, और प्रजा या किसान से अब सीधे लगान वसूला जाता था। यानी किसान अब सीधे किसको लगान देगा? सरकार को या कंपनी को लगान देगा। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था। अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था 1792 में मद्रास के 12 महल में। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसको 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था, जहां किसानों को जमीन का मालिक मानते हुए उनसे 3 से लेकर 10 सालों तक समझौता किया गया था। हालांकि एलेक्जेंडर रीड इससे असंतुष्ट हो जाता है, लेकिन जो थॉमस मुनरो है, वो थॉमस मुनरो इसको पकड़ लेता है, और इसको अब मद्रास में वो इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो वैसे तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो अलेक्जेंडर रीड ने की थी 1792 में, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक मद्रास में थॉमस मुनरो को ही माना जाता है, जिसने 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहते हुए इस सिस्टम को तेजी से लागू किया। बंबई में भी इसको लागू किया गया, और बंबई में इसको लागू किया था थॉमस मुनरो के विश्वास पात्र स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने 1824 में। एल्फिंस्टन 1819 से लेकर 1827 तक बंबई का गवर्नर था। ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में कलेक्टरों को लगान एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो सरकार के बिहार पर लगान एकत्र करते थे। अब इससे क्या है, इससे सरकार का काम बढ़ जाता है, और साथ ही किसानों के काम काज में भी सरकारी जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाता है। तो ये इसकी कुछ कमियां थी।
नेक्स्ट है 1824 से 1826 के बीच में हुआ पहला एंग्लो बर्मा वॉर। अंग्रेजों और बर्मा के बीच में 3 युद्ध हुए हैं। ये युद्ध बेसिकली दोनों की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम थे। जो बर्मा है वो पश्चिम की तरफ, बर्मा का पश्चिम में कौन है, बर्मा के पश्चिम में भारत है। तो बर्मा जो है वो पश्चिम की तरफ अपना विस्तार करना चाहता था, जबकि जो अंग्रेज है वो बर्मा के नेचुरल रिसोर्सेज और बर्मा के जो मार्केट है उस पर अधिकार चाहते थे, क्योंकि फिर वो उसके मार्केट को पकड़ के वहां पर अपना माल बेच सकते थे, इससे कि उनकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता। इसके अलावा इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो ईस्टर्न इंडिया की जो सीमा थी, जो बाउंड्री थी, वो भी निर्धारित नहीं थी। अब बर्मा क्योंकि पश्चिम की तरफ बढ़ना चाहता था तो वो 1784 में अराकान पर, 1813 में मणिपुर पर और 1822 में असम पर कब्जा कर लेता है। तो बर्मा ने 1813 में मणिपुर पर कब्जा किया, 1822 में वो आसाम पर कब्जा कर लेता है और 1823 में यहां पर एक आइलैंड जिसका नाम है शाहपुरी आइलैंड, शाहपुरी आइलैंड 1823 में शाहपुरी आइलैंड पर कब्जा कर लेता है और यहां से अंग्रेजों को भगा देता है। और इसके बाद उसका अगला जो टारगेट होता है वो होता है बंगाल, और वो बंगाल पर कब्जा करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कौन, बर्मीज लोग। अब ये सिचुएशन में जो गवर्नर जनरल है उस समय का, लॉर्ड एमहर्स्ट, कौन है, लॉर्ड एमहर्स्ट है, वो फरवरी 1824 में, हाँ, फरवरी 1824 में बर्मा के खिलाफ युद्ध की डिक्लेरेशन कर देता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है। और इस युद्ध का जो अंत होता है वो 24 फरवरी 1826 में होता है, यानडाबो की ट्रीटी के साथ, यानडाबो की संधि के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर इसी बीच में भारत में शुरू हो चुका था पुनर्जागरण काल, यानी कि रिनाइसेंस, और 1828 में फॉर्मेशन होता है ब्रह्मो समाज का। ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था, हम सब जानते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय ने बेसिकली 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेशन किया था। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। और यही जो ब्रह्म सभा है यह आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाने लगी। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी वो हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए, क्रिश्चियनिटी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने आदि के लिए उन्होंने किया था। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा यानी कि आइडोलेटरी, वर्ण व्यवस्था और जो अवतारवाद है उसका विरोध किया। इसके द्वारा जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह वगैरह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में आंदोलन चलाए जाते हैं। इसी बीच 1830 में जो मुगल बादशाह होता है अकबर दो, वो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं और इसके बाद राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। और वो उनसे ये कहते हैं कि अंग्रेज हमारी पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं और भी कई सारी समस्याएं हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ब्रिटिश राजा के पास जाइए और ब्रिटिश राजा के पास जाकर हमारी ये जो संदेश हैं वो ब्रिटिश राजा तक पहुंचाइए। तो वो अपना दूत बनाकर राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजते हैं। ब्रिटेन जाने के बाद ब्रिटेन के ब्रिस्टल में 1833 में राम मोहन राय की डेथ हो जाती है। इंग्लैंड जाने से पहले राजा राम मोहन राय जो हैं वो रामचंद्र विद्या वागीश को, रामचंद्र विद्या वागीश को ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी सौंप गए थे। तो यहाँ पर अब इस समय रामचंद्र विद्या वागीश एक तरीके से ब्रह्म समाज के हेड हैं। विद्या वागीश के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में आते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में आते हैं और ब्रह्म समाज की वैल्यूज का प्रचार करने के लिए तत्व बोधनी सभा की स्थापना करते हैं। तत्व बोधनी सभा की स्थापना करते हैं और तत्व बोधनी सभा बाद में आगे चलकर 1842 में मर्ज हो जाती है, किसमें, ब्रह्म समाज में। 1842 में ये ब्रह्म समाज में मर्ज हो जाती है, विलय हो जाता है इसका। 1857 में केशव चंद्र को या केशव सेन को या केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में आचार्य बनाते हैं। केशव चंद्र सेन रैडिकल आइडियाज के थे, उग्र विचारों के थे।
इससे आगे चलकर देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन में मतभेद होने लगते हैं, और 1865 में वो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों को ब्रह्म समाज से निकाल देते हैं। और इसके बाद 1866 में इसका होता है पहला विभाजन, फर्स्ट डिवीजन होता है। और जो केशव चंद्र सेन है, ये केशव चंद्र सेन एक नए ऑर्गेनाइजेशन का इसमें गठन करते हैं अपने अनुयायियों के साथ, जिसको कहा जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और जो ओरिजिनल वाला है उसको कहा जाता है आदि ब्रह्म समाज। तो ये पहला डिवीजन होता है। आगे चलकर जो केशव चंद्र सेन है, अब क्योंकि इसमें बाल विवाह मना था ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में, लेकिन जो केशव चंद्र सेन है वो आगे चलकर अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से करने लगते हैं। वो जो कूच बिहार का राजा है वो भी नाबालिग है। तो इससे क्या होता है, इससे अब यहाँ पर जो केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, इसमें भी फूट पड़ जाती है और इसका भी डिवीजन होता है, जो कि है सेकंड डिवीजन। और यहाँ पर आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री बनाते हैं साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। और जो पुराना वाला है वो क्या है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया तो है ही। तो पहला विभाजन 1866 में, और दूसरा विभाजन आगे चलकर जो केशव चंद्र सेन वाला है उसका हो जाता है। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री और उनके समर्थक। 1829 में सती प्रथा का समापन होता है, उन्मूलन होता है, एबॉलिशन होता है। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया और 1818 में 1818 में उन्होंने एक लेख लिखा था। लेख क्या था, लेख का टाइटल था अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन एन एडवोकेट एंड एन अपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग अ विडो अलाइव। यानी कि एक विधवा को जिंदा जलाने वाले प्रथा के समर्थक और उसके विरोधी के बीच का कॉन्फ्रेंस इस लेख का नाम था। उन्होंने लॉजिक, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवीयता और शास्त्रों का हवाला देकर ये बताया कि हिंदू धर्म में कहीं भी सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है और ये जो प्रथा है ये इसको खत्म होना चाहिए। बहुत सारे प्रयास वो करते हैं और उनके प्रयासों के कारण 1829 की रेगुलेशन से जो विलियम बेंटिक है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को बंद कर देता है और इसको मानव हत्या घोषित कर देता है 1829 में बंगाल रेगुलेशन के द्वारा। उसके बाद 1830 में इसको बॉम्बे में भी खत्म कर दिया जाता है। इस रेगुलेशन को बॉम्बे में भी लागू कर दिया जाता है। फिर आता है हमारे पास 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश भारत को सेंट्रलाइज करने का अंतिम कदम था। ठीक है, ब्रिटिश भारत को केंद्रीकृत करने का अंतिम कदम था। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो होता क्या है, यहाँ पर जो चाय का व्यापार था और जो चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार था कंपनी के पास, उसको खत्म कर दिया जाता है। यानी कि इसके पहले इंग्लैंड में ये मोनोपोली थी कि चाय का जो व्यापार है, टी का जो ट्रेड है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें भी इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, और इस मोनोपोली को, इस अधिकार को, एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अंग्रेज अब जो है वो बिना किसी अनुमति पत्र के ही भारत आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं और भारत में जमीन खरीद सकते हैं। इसके अलावा बंगाल के साथ साथ मद्रास, बंबई और दूसरे इलाकों को भी गवर्नर जनरल के अंडर ला दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, अब वो क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि अब वो बंगाल के साथ साथ जो बाकी इलाके ब्रिटिश टेरिटरी में आते हैं, तो चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, मद्रास प्रेसिडेंसी हो या दूसरे अक्वायर्ड एरिया जिन पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, उन सभी को वो गवर्न करेगा और अब वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहला था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक और मेंबर को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया जाता है गवर्नर जनरल की इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये कौन था, मुझे आप इसका नाम बताइएगा। साथ ही साथ भारतीय कानूनों के अध्ययन के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमेटी भी बनाई जाती है।
और ये कहा जाता है कि कंपनी अब अपनी व्यापारिक गतिविधियों को, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को जल्दी से जल्दी खत्म करे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर डिसीजन होता है और वो होता है ओपन कंपटीशन। यानी कि अब यहाँ पर जो भी कर्मचारियों और अधिकारियों को चुना जाएगा उसके लिए ओपन कंपटीशन होगा। भारतीय भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस कंपटीशन के द्वारा ही यहाँ पर कर्मचारियों और अधिकारियों को चुना जाएगा। हालांकि इसमें प्रोविजन डाल तो दिया गया, लेकिन लंबे समय तक इस प्रोविजन को अप्लाई नहीं किया गया, इसको आगे चलकर अप्लाई किया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के बाद 1833 में ही एक और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो होता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम की जो शुरुआत है वो की थी हार्ट मैकेंजी ने। हार्ट मैकेंजी ने की थी। उसने इस सिस्टम को लागू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और उसने कहा था कि एक लैंड सर्वे करने के बाद पूरे गांव या जागीर को एक यूनिट मानते हुए उसका जो लगान है, उसका जो लैंड रेवेन्यू है, उसको डिटरमाइन किया जाना चाहिए। ये गांव या या जागीर जिसे एक यूनिट या इकाई माना गया उसको महल कहा गया। जमीन का मालिकाना हक किसान के पास अब नहीं होगा, बल्कि ये जो महल होगा, यानी कि जो गांव होगा या जो जागीर होगी, यानी कि हम बोले कि जो विलेज कम्युनिटी होगी, उसका कंबाइंड उस जमीन पर अधिकार होगा। यानी कि किसान का नहीं बल्कि पूरे गांव का, पूरे ग्राम समुदाय का उस जमीन पर अधिकार होगा, मालिकाना हक होगा। प्रैक्टिकली लेकिन ये नहीं था। कंसेप्चुअली तो यही था, लेकिन प्रैक्टिकली अब ग्राम समुदाय, पूरा गांव तो एक साथ खेती करने नहीं जाएगा, तो ग्राम समुदाय के पास ये पूरी जो जमीन होती थी गांव की, उसको गांव के किसानों के बीच में बांट दिया जाता था। वो आपस में बांट लेते थे और उस पर खेती करते थे, और उसी हिसाब से उनके पास जितनी भी जमीन है उसका जो भी लगान होता था वो गांव के मुखिया के पास या गांव के प्रधान के पास या ताल्लुकदार के पास, एज द केस में भी जाके जमा कर देते थे। इसको जिसके पास भी ये लगान वो लोग जमा करते थे, इसकी जिम्मेदारी होती थी कि उस लगान को कंपनी के पास जाकर जमा कर दे, और इसको बोला जाता था महल प्रमुख। तो महल प्रमुख कौन होता था? उस गांव का प्रधान या मुखिया या ताल्लुकदार होता था। यहाँ पर इस मुखिया या महाल प्रमुख को ये अधिकार भी था कि अगर कोई किसान लगान अदा नहीं करता है तो उससे उसकी जमीन छीन ली जाएगी, उसको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये तीन सिस्टम्स हम लोगों ने देख लिए। पहला सिस्टम हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट था, दूसरा हमने देखा अभी कुछ देर पहले जिसको रैयतवाड़ी कहा गया, और तीसरा हमारा ये महलवाड़ी सिस्टम था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो महलवाड़ी सिस्टम है, ये महलवाड़ी सिस्टम 30% ऑफ एरिया में अप्लाइड था। जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये 51% एरिया में अप्लाई किया गया था, और जो परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम था वो 90% एरिया में लागू था। यानी कि महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 30% एरिया को कवर कर रहा था, रैयतवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 51% एरिया को कवर कर रहा था, और जो इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था वो 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कवर्ड था। ठीक। अच्छा, महलवाड़ी सिस्टम की जो सिस्टम ये व्यवस्था थी, ये मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस या सेंट्रल इंडिया, यूपी, आगरा के आसपास का इलाका और पंजाब में लागू किया गया था। और पंजाब में इसको महलवाड़ी के नाम से नहीं बल्कि ग्राम सभा के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। पंजाब में इसको कहा जाता था ग्राम सभा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जगह महलवाड़ी कहा गया, लेकिन पंजाब में इसे कहा गया ग्राम सभा। 1835 में आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। 1835 में आया ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था, ये एक इम्पॉर्टेंट कानून था जिसे ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में सुधार और बदलाव लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी पहल पर लागू किया गया था, और इसकी जो सिफारिश थी वो मैकाले ने की थी अपने मिनट्स ऑन एजुकेशन पर। ठीक। ये जो मिनट्स ऑन एजुकेशन था, इसको थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्हें हम लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1835 में प्रस्तुत किया था। ये जो लॉर्ड मैकाले का मिनट था ये बेसिकली आता है 2 फरवरी 1835 को, और इसी मिनट्स के आधार पर ये एजुकेशन एक्ट आया था। इस मिनट्स ऑन एजुकेशन पर लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि सरकार के जो सीमित संसाधन है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको ध्यान में रखते हुए जो वेस्टर्न साइंस और जो लिटरेचर है उसकी शिक्षा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ही, अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो सर्वोत्तम है, वो बेस्ट है।
मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का जो स्तर है वो यूरोपीय साहित्य की तुलना में बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है, बहुत ही निम्न है। और उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य का आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। इसके कई सारे दूसरे निहितार्थ भी थे। मैकाले के सुझावों के पश्चात सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया और बड़े पैमाने पर इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की। उसका ये कहना था कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो चमड़ी से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से कैसे हो, अंग्रेज हो। फिर आता है अगला हमारा टाइमलाइन में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इसको अंग्रेजों की एक बड़ी गलती माना जाता है। 1839 से 1842 के बीच में ये होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में 1838 टू 1842 भी लिखा हुआ हमको मिलता है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसू अफगान वॉर था, ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में लड़ा गया था। ये जो युद्ध था, ये बेसिकली जो ब्रिटेन जो एम्पायर है उसका ग्रेट गेम जो स्ट्रेटजी थी उसका हिस्सा था। ग्रेट गेम स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अफगानिस्तान पर अपना जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो स्थापित करे और जो रशिया है, रशिया के एक्सपेंशन को, रशिया के विस्तार को रोके। तो ग्रेट गेम क्या था? गेम जो था वो ब्रिटेन और रूस के बीच जो सेंट्रल एशिया है वहां पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा जो थी, जो कंपटीशन था, उसी को ग्रेट गेम कहा जाता है। ब्रिटिशर्स को यह डर था कि जो रूस है वो अफगानिस्तान के जरिए पर भारत पर आक्रमण कर सकता है। अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज है वो तब भी थी। ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि शाह शुजा जो अफगानिस्तान का पुराना राजा था उसको वो सत्ता में वापस लाकर अपने समर्थन की एक सरकार बनाना चाहते थे, कठपुतली सरकार बनाना चाहते थे। हालांकि उस समय अफगानिस्तान में जो राजा था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद ने रूस के साथ नजदीकी संबंध स्थापित कर लिए थे। तो जो वर्तमान राजा था वो था दोस्त मोहम्मद, और इस दोस्त मोहम्मद के जो संबंध थे वो किसके साथ थे? रशिया के साथ अच्छे थे। अंग्रेज जो थे वो किसको बनाना चाहते थे? अंग्रेज बनाना चाहते थे शाह शुजा को। शाह शुजा को बनाना चाहते थे। इससे जब जो दोस्त मोहम्मद है उसके रशिया के साथ संबंध अच्छे हो गए, नजदीकी संबंध स्थापित हो गए, तो ब्रिटिशर्स और ज्यादा चिंतित हो गए। और 1839 में जो ब्रिटिश सेना है उसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि करी, और संधि करने के बाद पेशावर और पंजाब के रास्ते से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद शाह शुजा को उन्होंने काबुल के सिंहासन पर बैठा दिया और दोस्त मोहम्मद को सिंहासन से हटा दिया गया। लेकिन ये जो ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस हुआ वहां की पॉलिटिक्स में, और उसके बाद जब शाह शुजा गद्दी पर बैठा तो उसकी जो पॉलिसीज थी अपने जनता के लिए, दोस्त मोहम्मद के लिए और अंग्रेजों को ऑब्लाइज करने के लिए, इससे जो अफगानी लोग थे, जो पठान थे, वो असंतुष्ट हो जाते हैं और 1841 में अफगानी लोग जो है वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर ब्रिटिश सैनिकों पर वो लगातार हमले करते रहते हैं। अफगान विद्रोहियों से कि इन हमलों से अब जो ब्रिटिश सेना है वो भागती है, पीछे हटती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अफगान विद्रोही होते हैं वो काबुल से भागती हुई, काबुल से पीछे हटती हुई ब्रिटिश सेना पर लगातार हमला करते रहते हैं। अफगानिस्तान का ये जो इलाका है जहां पर ये सब हो रहा था उसमें भयानक सर्दी पड़ती है। इस भयानक सर्दी और विद्रोहियों के हमले के कारण लगभग 16,000 सैनिक और नागरिक मारे गए। अंग्रेजी सेना से केवल एक व्यक्ति बचकर वापस आया जिसका नाम था विलियम ब्राइडन। विलियम ब्राइडन यही बचकर वापस आया और जलालाबाद पहुंचता है। अब ब्रिटिश सेना और जो ब्रिटेन है वो उस समय तो वापस लौट आया, लेकिन 1842 में उन्होंने काबुल पर दोबारा हमला किया और फिर से अपना बदला लिया। लेकिन अब उन्होंने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के बजाय उसको खाली कर दिया, और उन्होंने ये समझ लिया कि इस पर परमानेंट कंट्रोल रखना उनके बस की बात नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश हार हुई, और ये जो युद्ध है ये ब्रिटिश इतिहास में एक बड़ी विफलता के रूप में देखा गया। अफगानिस्तान को अब से साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। शाह शुजा को अफगानों ने मार डाला और दोस्त मोहम्मद को फिर से अफगानिस्तान का राजा बना दिया गया।
इससे ब्रिटिश नीति में एक बड़ा बदलाव आया अफगानिस्तान के प्रति, और ब्रिटेन ने भविष्य में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी और उसके मामलों में डायरेक्ट इंटरफेयर या डायरेक्ट हस्तक्षेप करने से बचने की नीति उन्होंने अब से अपना ली। फिर 1843 में होती है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। ब्रिटेन में जो है वो दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में ही हो गया था। 1833 में ही हो गया था, और 1833 में होने के बाद इसको भारत में भी खत्म करने की मांग उठने लगी। मिशनरियों और जो दूसरे समाज सुधारक उन्होंने भारत में दास प्रथा को अमानवीय और अनैतिक कहते हुए, यानी कि इनह्यूमन और इमोरल कहते हुए इसे समाप्त करने की वकालत करी। परिणाम क्या हुआ कि 13 फरवरी 1843 को, कब, 13 फरवरी 1843 को भारत में उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड एलन बरो, उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए, दास प्रथा की एबोलिशन के लिए दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम यानी कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट को लागू किया। ठीक, किसने किया? एलन बरो ने, लॉर्ड एलन बरो ने। इसके द्वारा दास प्रथा को, स्लेवरी को अवैध घोषित कर दिया गया और दासों को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया गया, और ऑफिशियली अब ब्रिटिश इंडिया से जो स्लेवरी है वो एबॉलिश हो जाती है। 1845-1846 में होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। हम लोगों ने देखा था कि 1801 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद रणजीत सिंह के साथ कई सारी बातें होती हैं, अमृतसर की संधि होती है, और फिर जब रणजीत सिंह की मौत हो जाती है तो रणजीत सिंह की मौत होने के बाद सिख साम्राज्य में आंतरिक कलह शुरू हो जाती है, पारिवारिक कलह शुरू हो जाती है, और इसका फायदा उठाकर अब ये जो अंग्रेज हैं ये अब पंजाब को हथियाना चाहते हैं, और इसका परिणाम होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया एक युद्ध था, जिसका मुख्य कारण क्या था? पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करना, पंजाब को अपने कंट्रोल पर लाना। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, जैसा मैंने बताया, कि जो सिख साम्राज्य था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरनल जो संघर्ष है उससे कमजोर हो गया था। सिख सेना, जिसे खालसा कहा जाता था, उसमें लीडरशिप नहीं थी, और वो भी ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस से असंतुष्ट थी। तो युद्ध की शुरुआत होती है वो सिखों के द्वारा की जाती है, और वो सतलज नदी को पार कर कर ब्रिटिश जो इलाके हैं उन पर हमले करना शुरू कर देते। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ होती हैं, जिन लड़ाइयों में एक मुदकी की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह की लड़ाई, ये सब इलाके हैं, फिरोज शाह की लड़ाई और संबराब की लड़ाई, संबराब, ये लड़ाइयां इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें सिख सेना को हार का सामना करना पड़ा, और अल्टीमेटली यहां पर होती है लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। और ये लाहौर की संधि कब होती है? 1846 में। इस संधि के अंतर्गत सिख साम्राज्य ने ब्रिटिशर्स को जालंधर का दबाव और एक बहुत बड़ा अमाउंट युद्ध हर्जाने के रूप में सौंपा। कश्मीर को पंजाब से छीनकर गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया जाता है, और महाराजा जो दिलीप सिंह है वो अब ब्रिटिश संरक्षण में आ जाते हैं। इस युद्ध ने सिख साम्राज्य को कमजोर कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अब विस्तार सुनिश्चित किया, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको चुनौती दे सके। सभी लोग या तो इनके अधीन हैं या इनसे हार मान चुके हैं। और इसके बाद 1849 में ही जो अनेक्सेशन ऑफ पंजाब है वो हो जाता है। सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद पंजाब अब ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट एक और सुधारवादी काम इनका होता है एबोलिशन ऑफ कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट को एबॉलिश किया जाता है, यानी कि जाति के आधार पर जो डिसेबिलिटीज है उनको खत्म किया जाता है 1850 में। बेसिकली यहां पर भी इनके अपने जो स्वार्थ था वो था, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से जो भी लोग अब कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, धर्म किसमें बदल रहे हैं? ईसाई बन रहे हैं, तो यहाँ पर अब उन लोगों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। और इस एक्ट को इसीलिए लाया गया कि ये प्रावधान बनाया जा सके, ये प्रोविजन बनाया जा सके कि जो लोग अपना धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, उनको भी उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता रहे। क्योंकि बहुत से लोग केवल इस वजह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे
कि उनको अपनी जो भी पैतृक संपत्ति है उस पर हिस्सा नहीं मिलेगा, बेदखल कर दिया जाएगा। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में जाति व्यवस्था से जुड़ी सामाजिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से ये कानून लाया गया था। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो मैंने अभी बताया, यानी कि ये उन लोगों को संरक्षण देना था जो अपनी जाति या धर्म बदलने के कारण संपत्ति और अधिकारों से वंचित किए जा रहे थे। इस कानून के तहत यदि कोई पर्सन अपनी जाति या अपना धर्म बदलता है, कन्वर्ट होता है, तो उसे उसकी पारिवारिक संपत्ति और दूसरे जो उसके राइट्स हैं उनसे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जाति या धर्म बदलने के बाद भी, कन्वर्ट होने के बाद भी उस पर्सन का, उसकी जो पैतृक संपत्ति है और उस पर उसका कानूनी वैधानिक अधिकार बना रहता था। फिर हमारी 1852 में होती है सेकंड एंग्लो बर्मा वार। सेकंड एंग्लो बर्मा वार के कई सारे कारण हैं, लेकिन हमको इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली ये केवल 951 पाउंड के हर्जाने से शुरू हुई थी, और इस युद्ध में जो गवर्नर जनरल था इस दौरान वो लॉर्ड डलहौजी था, और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोअर बर्मा के पेगु पर अधिकार कर लेते हैं। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तारीख अगर देखा जाए तो ये बिछाई गई 16 अप्रैल 1853 में बिछाई क्या गई, मतलब जो रेल सेवा शुरू हुई है मुंबई और ठाणे के बीच में वो ये है। तो ये जो रेल मार्ग था ये मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की लंबाई का था। 34 किलोमीटर की लंबाई का था, और ये भारत के ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक, एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है उसके एक एरा की, उसके एक युग की शुरुआत करी। पहली जो रेल सेवा है वो शुरू होती है कहाँ से, मुंबई से। मुंबई में कहाँ से, बोरी बंदर स्टेशन से। बोरी बंदर स्टेशन, इसी बोरी बंदर स्टेशन को आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी कि सीएसटी के नाम से जाना जाता है। और ठाणे के बीच में हुई थी। इसमें 14 डिब्बों वाली एक ट्रेन थी जिसने 400 यात्रियों को लेकर ये दूरी तय करी थी। इस सेवा में 3 भाप के इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, और ये जो 3 भाप के इंजन थे इनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के भाप के इंजन थे। ये जो प्रोजेक्ट था रेलवे सिस्टम का, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से भारत में अपने व्यापार, खासतौर से कपास और जो दूसरी गुड्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए डेवलप किया था। रेल सेवा ने भारत के व्यापार को, भारत के उद्योग को बढ़ाया। खास तौर से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे और जो कच्चे माल थे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें तेजी आई, और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता भी हो क्योंकि बल्क में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इसके साथ साथ पहली बार भारत की एक बड़ी आबादी ने एक तेज, सेफ और सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक्सपीरियंस लिया। सामाजिक जुड़ाव बढ़ा क्योंकि अब लोग, दूर दराज के लोग भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। भारत के अलग अलग एरियाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा गया, क्योंकि पहले दूरी की वजह से लोग नहीं जा पाते थे, तो जो ट्रेन चल गई तो आसानी से मूवमेंट किया जा सकता था। तो ये जो भारतीय रेलवे है इसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो रास्ता है वो प्रशस्त किया। कोयला, स्टील और जो दूसरे उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला। रेलवे के विकास से ब्रिटिशर्स को भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत करने और सैनिकों और सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी मदद मिली। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो रेल सेवा शुरू करी गई थी या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अगर देखें तो ब्रिटिशर्स ने अपने व्यापार और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर ही शुरू किया था, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो भारत के आम नागरिक को भी मिला और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिला। ठीक, अब यहाँ पर 1853 में रेलवे लाइन ओपन होने के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो 1854 में होता है चार्ल्स वुड डिस्पैच का। चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय एजुकेशन के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लिख देता हूं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बेसिकली भारत में एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के ऑब्जेक्टिव से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। इसे उस समय जो ब्रिटिश सरकार के शिक्षा सचिव थे यानी कि एजुकेशन सेक्रेटरी थे, सर चार्ल्स वुड, उन्होंने तैयार किया था और 1854 में से भारत भेजा गया था। इसने भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन रखी, उसकी नींव रखी।
इसमें कई सारे सिफारिशें की गई थी, कई सारे सजेशन दिए गए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट सजेशन थे कि हर प्रोविंस में, हर प्रांत में कम से कम एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। जैसे कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया जाए। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स से लेके जो हायर एजुकेशन है वहां तक की शिक्षा व्यवस्था को इंश्योर किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी दी गई, लेकिन जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, यानी कि जो स्थानीय भाषाएं थी, उनको भी शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच की एक खास बात थी वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिश, यानी कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिश, जिससे कि समाज में सुधार हो सके। इसमें एक बात और ये भी थी कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी स्पेशल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट की, उनकी स्थापना की आवश्यकता जताई गई, क्योंकि जब टीचर्स होंगे, ट्रेंड होंगे, तभी वो अच्छे से आगे बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे। इसमें इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, जिससे कुशल जो लेबरर्स हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनकी कमी को दूर किया जा सके। और ये भी कहा गया कि शिक्षा को धर्म से अलग रखा जाए, जिससे कि जो सभी कम्युनिटीज हैं भारत की, वो लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसी ने भारत में एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट के क्रिएशन की भी शुरुआत करी। उसके बाद 1856 में आता है विडो रिमैरिज एक्ट, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक ये ऐतिहासिक कानून बनाया। इसे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लागू किया गया। और इस एक्ट के पीछे जो प्रमुख योगदान था वो समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, जिन्होंने इसके लिए एक व्यापक रूप से अभियान चलाया। और इसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को लीगलाइज किया और उससे उत्पन्न होने वाली संतानों को वैध संतान घोषित किया। और 1857 में, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया था, 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये हम 1857 तक पहुंच गए हैं, यहां तक हम लोग इसको रखते हैं और अगले वीडियो में 1857 के आगे चलेंगे। और महात्मा गांधी के आने और उसके आगे तक जितना भी हमारा कवर हो जाएगा उतना हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो वैसे तो मैंने 3 वीडियोज में कवर करने की बात की थी, लेकिन क्योंकि हम रिवीजन के पर्पज से भी इसको कर रहे हैं और चीजों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो अगर वैसे करना होता तो मैं तो एक दिन में, एक क्लास में इसको कवर करवा देता, केवल रीड करके या केवल बता के कि इस तारीख को ये हुआ, इस साल ये हुआ। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि चीजों को केवल खाना पूर्ति कर दी जाए, उसको समझना भी जरूरी है। उसके बारे में बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, तभी मेरा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लेके इसको पढ़ें, पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, जिससे कि एग्जाम में भी अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाए, रिजल्ट लेके आ पाए और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 3 वीडियोज बोले थे, लेकिन मुझे लगता है कि 3 में हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एक वीडियो एक्स्ट्रा लेके आ जाऊंगा, जैसे कि खाना पूर्ति ना हो और केवल कंप्लीट ना करवा दिया जाए, समझ में भी आए और हमारे और आपके दोनों के ऑब्जेक्टिव पूरे हों। तो इतना हम लोग रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।